Hello everybody. My name is Sudesh and I welcome you all to explain to the point. आज बहुत अच्छे आर्टिकल्स हैं हमें पढ़ने के लिए। तो फिर चलिए ज्यादा समय न लगाते हुए बढ़ते हैं आज के दिन के महत्व की ओर। जैसा कि आप देख सकते हैं, आज है वर्ल्ड एथलेटिक्स डे। स्पोर्ट्स और एथलेटिक्स में कोई ज्यादा फर्क नहीं होता। बस यह याद रखना कि एथलेटिक्स यह एक नाउन है और स्पोर्ट्स एक वर्ब है। खैर, बढ़ते हैं आगे। अच्छा, यहाँ पर याद रखने वाली बात यह है कि आगे आने वाले कुछ दिनों में अगर पैंडेमिक कंट्रोल में रहा तो जापान में टोक्यो ओलंपिक 2020 की शुरुआत होगी। इसलिए आज का यह दिन एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट हो जाता है। कल के कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्नों के उत्तर आपके सामने हैं। यह सारे कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसलिए आप इन्हें एक बार वीडियो पॉज करके पढ़ ले और आपने कल दिए हुए आंसर्स सही थे कि नहीं इस चीज का एनालिसिस करें। और हाँ, टेलीग्राम चैनल की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। अगर किसी को रिवीजन के लिए इस एनालिसिस के नोट्स चाहिए हो तो वह मेरे टेलीग्राम चैनल पर जाकर नोट्स पीडीएफ फॉर्म में डाउनलोड कर सकता है। यह कुछ आर्टिकल्स हैं जो हमें आज पढ़ने हैं। द ताइवान मॉडल, जो कि काफी सक्सेसफुल रहा है कोविड-19 को कंटेन करने में। यह आर्टिकल ताइवान के हेल्थ मिनिस्टर के द्वारा लिखा गया है। वह कोविड-19 कंटेन करने के लिए वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के साथ कोलैबोरेशन कैसे किया जा सकता है, इसके बारे में बोल रहे हैं। दूसरा आर्टिकल भारत और अमेरिका के बीच पिछले कुछ दिनों में आए अप्स एंड डाउन्स के बारे में बता रहा है। अमेरिका ने पहले भारत को कोविड की गंभीर परिस्थितियों में मदद करने के लिए मना किया था और भारत में फैली कोविड-19 की परिस्थिति पर सहानुभूति भी नहीं जताई थी। मगर ऐसा होने के सिर्फ 4 दिन बाद अमेरिका ने भारत को मदद करने के लिए एक काफी कॉम्प्रहेंसिव प्लान अनाउंस किया। तीसरा आर्टिकल मराठा रिजर्वेशन से संबंधित है। अभी 2 दिन पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण का एक्ट अनकॉन्स्टिट्यूशन है ऐसा बताया। इसे भी जानेंगे टू द पॉइंट एकदम शुरुआत से। अगर आपको वीडियो में कोई इंप्रूवमेंट चाहिए हो तो आप मुझे वैसा सजेस्ट कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स आपके लिए हमेशा खुला है। वोकैब्युलरी वीडियो के साथ ही आप एक बार पॉज करके पढ़ लीजिएगा। वोकैब्युलरी पता होने से हमें आर्टिकल काफी अच्छे से समझ आता है। कभी कभी पूरा आर्टिकल ना भी समझ आए तब भी सिर्फ वोकैब्युलरी के दम पर आप उसका क्रक्स निकालने के लिए काबिल हो जाते हो और यहीं पर आपके एग्जाम में पैसेजेस सॉल्व करने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात, इसकी सफिशिएंट प्रैक्टिस करने के बाद यह आप कम से कम समय में भी कर सकते हैं। देखिए, हम सबको पता है कि कोरोना वायरस की शुरुआत चाइना में हुई थी। और सिर्फ कोरोना वायरस ही नहीं, बल्कि और कई सारे इन्फेक्शियस डिजीज है जिनसे पूरे वर्ल्ड की ग्लोबल हेल्थ और इकोनॉमी पर असर पड़ सकता है। अभी की हमारी परिस्थितियां इस बात का सबूत है। अभी तक कोरोना वायरस की वजह से 150 मिलियन केसेस, जो होते हैं करीब करीब 15 करोड़, और 3.1 मिलियन डेथ्स हुई है पूरे वर्ल्ड में। और यह पैंडेमिक यूनाइटेड नेशंस की जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को अचीव करने के एफर्ट्स को भी इम्पैक्ट कर रहा है। इस सारे तांडव में एक देश जिसका नाम है ताइवान काफी कम अफेक्टेड है इस वायरस से, बावजूद इसके कि वह चाइना से काफी करीब है। अब आप पूछेंगे यह कैसे हो सकता है? इसका जवाब है ताइवान में एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस से कोई व्यक्ति हो या फिर कोई दे, सब कुछ सीख मिलती है। ताइवान में 2003 में सिवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम नाम का वायरस फैला था। यह सिर्फ ताइवान में ही नहीं था, अन्य काफी देशों में भी यह फैला हुआ था। इस वायरस को हम कोरोना वायरस का पहला वर्जन भी कह सकते हैं। ऐसा कहा जाता है कि अगर इस वायरस का वैक्सीन हम 2003 में बना लेते तो वह आज कोरोना वायरस के खिलाफ भी काम आता। खैर चलिए, ताइवान ने अपने इस एक्सपीरियंस से तब बहुत कुछ सीखा और इस बार देश में पहली केस डिटेक्ट होने पर ही काफी सारे मेजर्स इंप्लीमेंट किए। यहां पर एक बार हम यूएन के सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को समझ लेते हैं। 2015 में यूनाइटेड नेशंस ने इन गोल्स को एस्टेब्लिश किया था। यह मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स का अगला वर्जन है। यूनाइटेड नेशंस ने टारगेट रखा है कि यह सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स 2030 तक अचीव कर लेने जाने चाहिए। यह एक काफी एम्बिशियस टारगेट कहना पड़ेगा। वापस आते हैं हमारे ताइवान के डिस्कशन पर। जैसे कि मैंने आपको बताया, ताइवान में पहला केस डिटेक्ट होते ही, जो कि हुआ था जनवरी 2020 में, कई सारे कंटेनमेंट मेजर्स अपनाए गए और आज 1 साल बाद तक वहां पर सिर्फ 1128 केसेस और सिर्फ 12 मौतें हुई है। उन्होंने कोरोना वायरस के खिलाफ एक नेशनल नेटवर्क बनाया और ऐसा नहीं है कि ताइवान ने बाकी सारे देशों से व्यापार बंद किया।
उन्होंने काफी फ्लेक्सिबल एडजस्टमेंट्स रखी। ताइवान कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ने में इतना सफल रहा कि उसकी गिनती पहले 2 या 3 देशों में आज की जाती है। ताइवान के लोग यहीं पर नहीं रुकेंगे। वे अब WHO के साथ कोलैबोरेशन करके कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई में अन्य देशों की मदद करेंगे, ऐसा उनके हेल्थ मिनिस्टर का कहना है। चलिए बढ़ते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। यूएस का एक प्लेन जिसका नाम है सुपर गैलेक्सी भारत के लिए ऑक्सीजन सिलेंडर और बाकी हॉस्पिटल इक्विपमेंट्स लेकर आया। इस आर्टिकल को शुरू करने से पहले मैं आपको थोड़ा बैकग्राउंड बताता हूं। देखिए क्या हुआ, पहले यूएस ने वैक्सीन बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल लगते हैं उनका एक्सपोर्ट बाकी देशों के लिए बंद किया हुआ था। तब हमारे सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के CEO अडर पूनावाला ने यूएस के प्रेसिडेंट को ट्विटर पर जाकर गुहार लगाई। उसके बाद भी यूएस कई तरह से अनमूव था, लेकिन अचानक से 26 अप्रैल को भी यूएस ने भारत के साथ कोरोना वायरस के खिलाफ स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप का ऐलान किया। अब देखिए, इतनी बड़ी बातें एकदम अचानक से नहीं हो सकती। इसमें कई सारे बाकी भारत और अमेरिका के बीच काम करने वाले अलग अलग फोरम्स की सहायता मिली। चलिए देखते हैं इस पैकेज ऑफ असिस्टेंस के कुछ मेन पॉइंट्स। इसके तहत यूएस द डिफेंस प्रोडक्शन एक्ट को रिकंसिडर करेगा। यही एक्ट है जो अमेरिका से रॉ मटेरियल की एक्सपोर्ट को रोकता है। और जून 2021 तक अमेरिका के पास लगभग 6 करोड़ एक्स्ट्रा वैक्सीन्स हो जाएगी। इसे भी शायद वो अन्य देशों के साथ, जिसमें भारत का भी समावेश होगा, बांटेंगे। और बाकी के ऑक्सीजन रिलेटेड इक्विपमेंट्स और दवाएं जैसे कि रेमडेसिविर अमेरिका भारत को भेज सकता है। अमेरिका के कई सारे टेक जायंट्स जैसे कि गूगल, एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, अमेज़न, इन्होंने भी मदद करने के लिए हाथ आगे बढ़ाया है। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया हुआ है कि अमेरिका की पॉलिसी शिफ्ट में कई सारे अलग अलग फोरम्स और इंडियन डायस्पोरा यानी अमेरिका में रहने वाले भारतीय लोग, इनका हाथ है। बढ़ते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। इसकी शुरुआत करते हैं एक एक्ट से। महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने 2018 में मराठा वर्ग को आरक्षण देने के लिए SEBC एक्ट 2018 बनाया था। सुप्रीम कोर्ट ने 2 दिन पहले इस एक्ट को अनकॉन्स्टिट्यूशनल बताते हुए खारिज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट के अकॉर्डिंग यह एक 2 चीजों का उल्लंघन करता है। एक तो 1992 का इंदिरा साहनी जजमेंट। इसमें बताया गया था कि अलग अलग वर्गों का मिलकर बनने वाला टोटल रिजर्वेशन कोटा 50% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। और यह एक आर्टिकल 14 और 15 का भी उल्लंघन करता है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने माना। ऐसा क्यों हुआ, यह समझने से पहले हमें इसका बैकग्राउंड देखना होगा। महाराष्ट्र राज्य में मराठा वर्ग की आबादी लगभग 35% है और उनके रिजर्वेशन के लिए संवैधानिक प्रावधान की मांग कई वर्षों से चली आ रही है। मगर इससे पहले लगभग 3 नेशनल और 3 स्टेट्स कमीशन इसे ठुकरा चुकी थी। 2018 का रिजर्वेशन देने वाला कायदा जस्टिस गायकवाड़ कमीशन की रिकमेंडेशन पर बनाया गया था। इस कमीशन का कहना था कि मराठा वर्ग में कई सारे लोग सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड है और उन्हें रिजर्वेशन देना संवैधानिक होगा। हालांकि इस बात पर बाकी वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों ने फ्रेश स्टडीज की जानी चाहिए, ऐसा सुझाव सरकार को दिया था। और सुप्रीम कोर्ट ने गायकवाड़ कमीशन की इसी बात का खंडन किया और कहा कि रिजर्वेशन हिस्टोरिकल इनजस्टिस और डिस्क्रिमिनेशन को ठीक करने के लिए है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट यहीं पर नहीं रुका। कोर्ट ने कहा कि अगर सरकार सभी नागरिकों को सफिशिएंट शिक्षा और रोजगार देने में सक्षम होती है तो वैसे ही काफी सारी चिंताएं दूर हो सकती है। चलिए बढ़ते हैं अगले पड़ाव की ओर। देखते हैं आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। वीडियो ज्यादा लंबा ना हो, इसलिए मैं इन प्रश्नों को नहीं रेड करूंगा। आप इन्हें एक बार वीडियो पॉज करके देख लीजिएगा। हमारा वीडियो समाप्त होता है यहीं पर। अगर वीडियो पसंद आया हो तो दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। देखिए, अच्छी चीजों को शेयर करना तो बनता है, और इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मैं आगे भी आपके लिए एडिटोरियल एनालिसिस की ऐसी ही कंसाइज और शॉर्ट वीडियोस लेकर आता रहूंगा। ख्याल रखिए खुद का और अपने फैमिली का, एंड गेट वैक्सीनेटेड एज अर्ली एज पॉसिबल। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद।